हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन इन फ्रेंड्स अकेडमी। सो फाइनली आज के इस क्लास में हम लोग उर्दू पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मात्र और 3 टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें से एक टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और रहेगा 2 टॉपिक। तो हम लोग 2 दिन में दोनों टॉपिक ख़त्म करके पूरा उर्दू पेडागोजी का खात्मा कर देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक का नाम है ज़बान की तदरीस के मसाइल। टॉपिक बोलिए, चैप्टर बोलिए, बात एक ही है। ज़बान की तदरीस के मसाइल यानी कि चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि भाषा पढ़ाने के दौरान एज अ टीचर आपके कौन कौन सी जो है ना चैलेंजेस यानी कि समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। चैलेंजेस यानी कि क्या, मसाइल, समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं आएंगी आपको भाषा सिखाने के दौरान बच्चों को, ठीक है। यही इस टॉपिक में पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आज की इस वीडियो को फटाफट कर दे लाइक, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। एक एक इस चैप्टर के बारे में हर एक पॉइंट को डीपली समझेंगे, ताकि इससे किसी भी तरह का क्वेश्चन, ऑफकोर्स इससे तो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs करेंगे तो उसमें पता ही चलेगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन जितना भी टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप पहले से ही जितना भी ये थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, हर एक थ्योरी क्लासेस को सारा का सारा कवर करके आप रेडी कर लें, ताकि जब MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोग जो है ना घबराएंगे नहीं कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। इसके पहले जितने भी क्लास हुए हैं, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। CTET उर्दू के नाम से एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें सारा वीडियो अवेलेबल है। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं CTET उर्दू बाई मुस्कान मैम, तो आप लोगों को वीडियो आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ज़ुबान की तदरीस के मसाइल, यानी कि ज़ुबान पढ़ाने के दौरान भाषा शिक्षण में कौन कौन से मसाइल, कौन कौन से चैलेंजेस आती हैं टीचर के सामने। तो देखिए, सबसे पहला चैलेंज मैं लिख दी हूँ ज़ू लिसानियात और कसीर लिसानियात। यानी कि ज़ू लिसानियात का मतलब क्या, बायलिंगुअल, और कसीर लिसानियात का मतलब होता है मल्टीलिंगुअल, द्विभाषी और बहुभाषी। यानी कि अगर आप टीचर बनकर गए हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए एज अ टीचर, जब आप भाषा पढ़ाएंगे, कोई भी ज़ुबान, मान लेते हैं उर्दू ज़ुबान आप पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो आपको ऐसे भी बच्चे दिखने को मिलेंगे जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। मतलब ज़ू लिसानिया द्विभाषी का मतलब है जो वहाँ पर 2 ज़ुबानें यानी कि 2 भाषा बोली जाती है, और कसीर लिसानियात मतलब जहाँ पर 2 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती है, मल्टी लैंग्वेज यानी कि कसीर लिसानियात कहते हैं, ठीक है। तो आप जिस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं कि उसमें मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं है, मतलब कि अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे नहीं है, सभी भाषा मतलब सभी बच्चे एक ही भाषा बोल रहे हैं, तब तो आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अलग अलग भाषा बोलने वाले अगर बच्चे आपके क्लासरूम में हैं, तो ये आपकी सबसे पहली समस्या है, सबसे पहला चैलेंज है कि आप उन बच्चों को उर्दू ज़ुबान, जो भाषा आप पढ़ा रहे हैं, वो कैसे सिखाएंगे, ठीक है। तो ज़ू लिसानियात और कसीर लिसानियात ये सबसे पहला चैलेंज है टीचर के लिए, कि अगर इस क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे मिल गए, ज़ू लिसानियात या फिर कसीर लिसानियात वाला माहौल है क्लासरूम में, तो आप भाषा को कैसे सिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा एज अ टीचर, आप सबसे पहले बच्चे को समझिए कि बच्चे को आप कैसे अपनी भाषा सिखाएंगे, बच्चा कैसे सीख सकता है, ये समझना है। सबसे पहले बच्चे को समझना है, उसके बाद से आपको सोचना है कि किस तरह से हम, मान लीजिए उर्दू ज़ुबान पढ़ा रहे हैं, तो उर्दू ज़ुबान आप कैसे सिखाएंगे बच्चों को। सबसे पहले राब्ता करवाइए, या फिर फिगर वगैरह दिखाकर पूछिए कि बताओ तो बच्चों कि आप लोग अपने ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। आम का फिगर दिखा दिए तो बच्चा, मान लेते हैं उड़िया ज़ुबान में आम को जो भी कहता है वो बता दिया कि हाँ उड़िया ज़ुबान में, हम लोग के ज़ुबान में तो इसको ये कहा जाता है, तो आप उर्दू ज़ुबान में बताइए, उर्दू ज़ुबान में इसको ये कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आप आसानी से बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को आपस में राब्ता करवाइए, कन्वर्सेशन, गुफ्तगू, टॉकिंग करवाइए। आपस में जो है ना बात करके बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हो सके, अब ये नहीं कि जो मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, कोई बच्चा उड़िया बोल रहा है, कोई बच्चा पंजाबी बोल रहा है, कोई बच्चा तेलुगु बोल रहा है, तो उसके लिए अलग टीचर रखा जाएगा, एक स्पेशल क्लास दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। आपको खुद से हैंडल करना है कि आप कैसे बच्चे को अपनी ज़ुबान सिखाएंगे जो आप भाषा पढ़ाने गए हैं, ठीक है। तो पहला चैलेंज एज अ टीचर आपके लिए ये है। दूसरा चैलेंज क्या है
कि से लिसानी फार्मूला के तहत आपको पढ़ाना है। से लिसानी यानी कि त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला इंग्लिश में कहते हैं इसे। इसकी बात सबसे पहले 1961 में चली थी, फिर कोठारी कमीशन 1964 में आया था, तो उसने सिफारिश की थी कि 10th क्लास तक बच्चों को से लिसानी फार्मूला के तहत ही तालीम देनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र। और जब 1968 में तालीमी पॉलिसी आया, उसके मुताबिक ये तो चारों तरफ लागू ही कर दिया गया कि से लिसानी फार्मूला के तहत ही बच्चों को पढ़ाना है। अब ये से लिसानी फार्मूला है क्या? हिंदी में कहते हैं त्रिभाषा सूत्र, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र। इसमें जैसे नाम ही में त्रि, से यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि इसमें 3 ज़बानें हैं। पहली ज़बान बच्चे की मादरी ज़बान होगी, उसकी मातृभाषा। बच्चों को उसके मादरी ज़बान में ही, जो उसकी मातृभाषा है, जो भाषा बचपन से ही वो बोलता चला आ रहा है, उसी भाषा में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो पहली ज़बान में मादरी ज़बान आ जाती है। दूसरी ज़बान में क्या आ जाएगी? सेकंड लैंग्वेज, मतलब कि मान लेते हैं बच्चे का मादरी ज़बान भोजपुरी है, तो पहले नंबर पर तो भोजपुरी आ गई, ठीक है, भोजपुरी ज़बान। लेकिन सेकंड लैंग्वेज, जो सेकंड लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, मान लेते हैं बच्चा बिहार से है, तो उसका फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना वो भोजपुरी होगा, यानी कि पहली ज़बान मान लेते हैं भोजपुरी है, तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगा, ठीक है। और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगा, या फिर जो हिंदुस्तान के 22 भाषा हैं, 22 ज़बान, पंजाबी, तेलुगु, उड़िया जो भी है, अब मान लेते हैं वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से पहली ज़ुबान उसकी क्या हो जाएगी? अगर बंगाली बोलता है बच्चा तो बंगाली हो जाएगी, तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा, और थर्ड लैंग्वेज क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो सकता है, ठीक है। यानी कि पहली ज़ुबान पर तो उसकी मादरी ज़ुबान होगी, सेकंड लैंग्वेज या तो हिंदी हो सकता है, नहीं तो हिंदुस्तान की जो 22 भाषा है, 22 ज़बान, उनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश होगा, या फिर कोई दूसरा अदर कंट्री का लैंग्वेज हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये से लिसानी फार्मूला के तहत ही बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि बच्चे को पहले मादरी ज़बान में पढ़ाना है, फिर सेकंड लैंग्वेज पढ़ाना है, और फिर थर्ड लैंग्वेज अगर सिखाना चाहते हैं तो। ये हो गया दूसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज क्या है कि बच्चों में ज़बान की नक़ाइस पाई जाती है, यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर पाया जाता है, जिसे फेस करना है आपको एज अ टीचर। जैसे कि पहला ज़बान की नक़ाइस यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में भी डिसलेक्सिया ही कहेंगे। इसमें क्या होता है, इस तरह के डिसऑर्डर में बच्चे जो होते हैं ना, उनको पढ़ने में दुश्वारी होती है, यानी कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, हिज्जा नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। जैसे कि उर्दू में है अलिफ बे पे, अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितने भी हर्फ हैं उसका हिज्जा नहीं कर पाते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होता है, अच्छे से वो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में घबराते हैं, और जब पढ़ने में घबराएंगे तो ऑफकोर्स बोलने में भी घबराएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? डिसलेक्सिया, ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में होती है, ठीक है। तो फिर अगर बच्चा डिसलेक्सिया यानी कि इस तरह के डिसऑर्डर से जूझ रहा है, तो फिर आप किस तरीके से बच्चों को ज़बान सिखाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा डिसऑर्डर क्या है? डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया इस तरह के ज़बान के नक़ाइस में यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर में बच्चों को रियाजी और हिसाब किताब से रिलेटेड दुश्वारी होती है, यानी कि मैथमेटिक्स उसे समझ में नहीं आती, बना नहीं पाता, जोड़ घटाव गुणा भाग में जो है ना वो गलतियाँ करता है बार बार, इनफैक्ट उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, हिसाब किताब उससे नहीं हो पाता है। तो इस तरह की अगर दुश्वारी होती है, बच्चों में डिसऑर्डर देखने को मिलता है, तो समझ जाइए कि उस बच्चे में क्या है? डिसलेक्सिया का लैंग्वेज डिसऑर्डर है, ठीक है। अगला डिसऑर्डर है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है ना, इसमें लिखने या फिर तहरीर करना, लिखने को ही तहरीर कहते हैं, लिखना बोलिए फिर तहरीर बोलिए, बात एक ही है। तो तहरीर से रिलेटेड दुश्वारी होती है, यानी कि बच्चा सही तरीके से लिख नहीं पाता है। जिस तरीके से यहाँ पर डिसलेक्सिया में बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था, पढ़ने में दुश्वारी हो रही थी, जैसे कि न्यूक्लियर लिखा है, न्यूक्लियर, ठीक है, तो बच्चा अनक्लियर इसको पढ़ेगा, पढ़ने में दुश्वारी होगी, किसमें? डिसलेक्सिया में। लेकिन डिस्ग्राफिया में, जैसे कि नाम ही में डिस्ग्राफिया, यानी कि इसमें तहरीर करने में दुश्वारी होगी, लिख नहीं पाएगा। 5 को जो है ना बच्चा इस तरह उल्टा लिखेगा, या फिर F जो है इसको इस तरह लिखेगा 7 की तरह, 2 को उल्टा लिखेगा ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया है। बच्चों में क्या है? लैंग्वेज डिसऑर्डर है डिस्ग्राफिया का, वो लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। एक और डिसऑर्डर आता है अफेजिया या फिर डायेसिया। इस तरह के लैंग्वेज डिसऑर्डर में बच्चा जो है ना अल्फाज का मानी नहीं समझ पाता,
कोई भी बात सुन रहा है, आप बता रहे हैं, तो बात सुनकर या फिर पढ़कर वो समझ नहीं पाता कि आखिर कहा क्या गया या फिर जो मैं पढ़ा उसका मतलब क्या हुआ, अल्फाज का मानी वो समझ नहीं पाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, लिसानी महारतों में दुश्वारी आती है, मतलब कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है लिसानी महारतों। यानी कि जैसे कि मान लेते हैं लिसनिंग स्किल्स, सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों जो महारतें हैं ना, इसमें जो है ना डिसऑर्डर आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना अल्फाज के मानी समझ में नहीं आता है। क्योंकि बच्चा सुनेगा और सुनकर समझेगा तभी तो वो बोलेगा, और वो सुनकर समझ ही नहीं पा रहा है, तो ऑफ कोर्स LSRW चारों प्रभावित होंगे, चारों पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अफेजिया में क्या होता है, अल्फाज का मानी बच्चा नहीं समझ पाता, जो कुछ भी पढ़ता है या फिर टीचर जो कुछ भी पढ़ाते हैं तो सुनकर वो समझ नहीं पाता, अल्फाज का मानी उसे समझ में नहीं आता। ठीक है, लास्ट है अप्रैक्सिया या फिर इसे डाइप्रैक्सिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हर की महारतों में गड़बड़ी आ जाती है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज आप कह सकते हैं, उंगलियों, हाथ और आँख के दरमियान वो रब्त कायम नहीं कर पाता है, यानी कि आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है हाथ उंगलियों, ठीक है, मतलब कि उसका बॉडी लैंग्वेज ही अलग होता है। ये बच्चों के अंदर डिसऑर्डर आ जाता है। इनफैक्ट मैं कुछ बच्चों में ऐसा देखी भी हूँ, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, नज़रें झुकाए रहते हैं, उंगलियों, हाथ, मतलब कि अजीब, वो उनका बिहेवियर ही अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह के डिसऑर्डर को कहते हैं अप्रैक्सिया। तो ये ज़ुबान के नकाइज थे, हो सकता है कि इस तरह के डिसऑर्डर के बच्चे आपके क्लासरूम में देखने को मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला चैलेंज आपके लिए, ज़ुबान की मुश्किलात और गलतियाँ, यानी कि लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ एंड एरर्स। बच्चों में कुछ ज़ुबान की मुश्किलात और गलतियाँ देखने को मिलती हैं, और वो कौन कौन सी है, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है। हिज्जे की गलतियाँ, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक बच्चा करता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक करने वाला बच्चा आपको देखने को मिलेगा अपने क्लास में। ठीक है, तो आपको उसे सुधारनी होगी। उसके बाद से घर का काम न करना, यानी कि घर का काम ये नहीं कि झाड़ू पोछा करना, घर का काम करने का मतलब है होमवर्क। आप एज अ टीचर जो बच्चे को होमवर्क देते हैं, तो बच्चा घर से बना कर नहीं आता है, तो फिर आप इसको कैसे सुधारेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज है। उसके बाद से ज़ुबान में दिलचस्पी ना होना, यानी कि भाषा सीखने में बच्चे की रुचि नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ, ये भी क्या है, ज़ुबान की मुश्किलात और गलतियों में से एक है। बच्चा जो है ना प्रोनंसिएशन किसी भी लफ्ज़ का सही तरीके से नहीं कर पाता है, गलती करता है। ठीक है, यहाँ पर मसाइल लिखा है तो मिसाइल इसको पढ़ेगा बच्चा। ठीक है, या फिर यहाँ पर शमूलियाती तालीम है तो इसको कुछ और तरीके से पढ़ेगा, तकसीर है यहाँ पर तो इसको कुछ और पढ़ेगा। तो यहाँ पर बच्चा की तलफ़्फ़ुज़ में, यानी कि प्रोनंसिएशन, उच्चारण में गलती कर रहा है, तो उसको आपको सुधारनी होगी। ठीक है, अगला चैलेंज है आपके लिए इंशा की गलतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है गंदी तहरीर। इंशा की गलती मतलब कंपोजिशन में मिस्टेक आता है, और गंदी तहरीर यानी कि बहुत बुरा बच्चा लिखता है, तहरीर यानी कि उसकी जो राइटिंग है बहुत बुरा है, तो आप उसको सुधारेंगे, कैसे सुधार लाएंगे बच्चे के राइटिंग में। इजहार ख्याल की मुश्किलात, यानी कि बच्चा अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसके अंदर जो भी आइडियाज़ विचार है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो ये भी तो एक तरह से डिफ़िकल्टीज़ है जिसको आपको सुधारनी होगी। ठीक है, आप तभी उसके विचार के बारे में पता चलेगा कि बच्चा किस तरीके से सोच पा रहा है, उसके अंदर कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पढ़ने में दुश्वारियाँ, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, तो ये भी क्या है, ज़ुबान की मुश्किलात में से एक है। ठीक है, तो ये हो गया ज़ुबान की मुश्किलात और गलतियाँ। अगला जो कि लास्ट चैलेंज है आपके लिए, पांचवा चैलेंज, कि शमूलियाती तालीम, यानी कि समावेशी शिक्षा। लास्ट नहीं है, एक छठा भी है। ठीक है, शमूलियाती तालीम यानी कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब कि अगर आपके क्लासरूम में किसी भी तरह के बच्चे हों, ठीक है, चाहे वो अलग अलग जेंडर के क्यों ना हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, या फिर अलग अलग एरिया से क्यों ना बिलोंग करते हो, या फिर कोई गरीब हो, अमीर हो, या फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो, ठीक है, यानी कि डिसेबल्ड बच्चे हों, सभी तरह के बच्चे को अपने क्लासरूम में शामिल करना है, और एक तरह से समावेशी शिक्षा देनी है, शमूलियाती तालीम देनी है। किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझना है। आप टीचर हैं और आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कितना भी अमीर बाप का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी गरीब बाप का बेटा क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी जेंडर से क्यों ना बिलोंग करता हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, या फिर किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, एज अ टीचर आपके लिए सभी बच्चे एकदम समान होने चाहिए। ठीक है, पैरेलल, सभी बच्चे को एक समान आपको देखना है। ठीक है, और उस हिसाब से पढ़ाना है।
तो ये हो गया शमूलियाती तालीम यानी कि समावेशी शिक्षा। अगला और लास्ट चैलेंज है आपके लिए तकसीर जहानत का नज़रिया यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए ये सिद्धांत जो है ना पहली बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गार्डनर ने 1983 ईस्वी में दिया था और 1983 में इन्होंने जहानत की 7 किस्में बताई थी, मतलब कि बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। पहली बार इन्होंने 1983 में ये सिद्धांत दिया था। गार्डनर, नाम याद रखिएगा, गार्डनर, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। 1983 में इन्होंने पहली बार जहानत की 7 किस्में बताई थी, लेकिन फिर इन्होंने सन 2000 में अपना ये जो सिद्धांत था बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसमें संशोधन करके तरमीम करके जहानत की 8 किस्में बताई। यानी कि पहले 7 किस्में थी, अब इन्होंने 8 किस्में बताई कि जहानत बुद्धि की 8 किस्में होती है। अब बुद्धि की जो 8 किस्में होती है वो हर एक इंडिविजुअल में, हर एक पर्सन में, हर एक शख्स में अलग अलग लेवल की होती है। मतलब कि किसी में ये जो 8 प्रकार की बुद्धि है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसको डीपली बताया भी गया है कि जहानत की जो 8 किस्में, 8 प्रकार, बुद्धि की जो 8 प्रकार बताए थे गार्डनर, वो कौन कौन से हैं। और वो हर एक प्रकार सभी लोगों में बराबर नहीं होता, किसी में कम, किसी में ज़्यादा होता है, और इसी वजह से हर एक शख्स में, सभी लोगों में कोई ना कोई डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बोर्ड को मैं मिटाती हूँ और फिर आगे हम लोग समझते हैं जहानत की 8 किस्में। उसके बाद से ये टॉपिक, ये चैप्टर जो है ना ख़त्म हो जाने वाला है। बस यही लास्ट टॉपिक था, लास्ट पॉइंट आप कह सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर मैं लिख चुकी हूँ, ये जहानत की 8 किस्में यानी कि बुद्धि के 8 प्रकार जो गार्डनर ने बताए थे, ये सभी में बराबर बराबर नहीं पाया जाता, किसी में कम, किसी में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं जहानत की 8 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म यानी कि सबसे पहला टाइप लिसानी जहानत, हिंदी में कहते हैं इसे भाषागत बुद्धि और इंग्लिश में कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो लिसानी जहानत को हिंदी में कहते हैं भाषागत बुद्धि। नाम ही में है भाषागत बुद्धि, यानी कि इसका ताल्लुक लिसानी, भाषा से है। ज़बान की अफजाइश और इस्तेमाल करने की महारत क्या कहलाती है? लिसानी जहानत कहलाती है। मतलब कि आप कितने अच्छे तरीके से ज़बान, भाषा को बोल पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर ख़ास तौर से मतलब इसकी महारत मिली होती है शायर को, मुसन्निफ़, सहाफ़ी वगैरह को। आप लोग देखते होंगे ज़बान का सबसे ज़्यादातर इस्तेमाल यही लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो बुद्धि का पहला प्रकार हो गया लिसानी जहानत, भाषागत बुद्धि, भाषा बोलने की बुद्धि किसके अंदर कितना ज़्यादा है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम पाई जाती है। ठीक है, इनफैक्ट ये 8 प्रकार की वजह से ही हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, दूसरा टाइप है मुंतकी रियाजत जहानत, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। इसका ताल्लुक साइंटिफिक सोच और मसाइल हल करने की महारत से है। किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है वो अच्छे तरीके से किसी भी मसले को हल कर पाते हैं, वो माइंड में सोच पाते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ठीक है, एक तरह से साइंटिफिक सोच होती है उनके अंदर, जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी, साइंटिस्ट, तो ऑफकोर्स ये तो खुद साइंटिस्ट है, दिमाग उसी तरीके चलेगा, साइंटिफिक सोच इनके अंदर रहती है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी आप लोग देखे होंगे माहिर होते हैं उसी में, कितना भी जीतने की कोशिश करो वो हरा ही देते हैं। मैं खुद खेली हूँ शतरंज वगैरह, ठीक है, लेकिन मैं उतने अच्छे तरीके से खेल नहीं पाती, लेकिन कुछ लोगों को मैं देखी हूँ बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। उसमें प्लानिंग होती है कि किस तरीके से घेर लिया जाए। ठीक है, तो ये होता है इसका ताल्लुक मसला हल करने से, साइंटिफिक सोच से। तीसरा है टाइप मकानी जहानत का, यानी कि देशिक बुद्धि, इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशल इंटेलिजेंस। मकानी बुद्धि नाम ही में है मकान, यानी कि मकानी तफहीम और नजरी तस्वीर से इसका ताल्लुक होता है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर वगैरह में इस तरह की बुद्धि ज़्यादा होती है। ठीक है, आर्किटेक्ट वगैरह को देखेंगे जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, कैसे बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने का काम इंजीनियर वगैरह, डिजाइनर, कैसे डिजाइनिंग करना है, तो इनकी एक अलग ही बुद्धि होती है। ठीक है, और इस तरह की बुद्धि सभी में, जिस तरह से इनके अंदर बुद्धि पाई जाएगी उस तरह सभी में तो नहीं पाई जाएगी ना, यानी कि किसी में कम, किसी में ज़्यादा। ठीक है, चौथा है मौसीकी जहानत, यानी कि संगीतात्मक बुद्धि, नाम ही में है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, यानी कि मौसीकी, म्यूज़िक से इसका ताल्लुक होता है। मौसीकी लय और धुन की
जिसके अंदर महारत होती है वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लय धुन पकड़ के गाता है, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मौसीकार, शायर, यानी कि शायर हो गए, म्यूज़िक बजाने वाले या फिर गाने वाले संगीतकार, सिंगर। तो इनके अंदर क्या होती है, यही बुद्धि ज़्यादा होती है, मौसीकी जहानत, इस तरह की जहानत उनमें ज़्यादा होती है। तो बहुत ही खूबसूरत, क्या मधुर अंदाज में गाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में मौसीकी जहानत बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन गाने का शौक़ होता है। भाई सबकी अपनी अपनी फीलिंग है, सबको ही आज़ाद है, सबको गाने का शौक़ है कि मैं भी गाना गाऊँ। लेकिन गाने से पहले एक बार सोच ज़रूर लेना चाहिए कि हमारी आवाज़ कैसी है, हमारे अंदर मौसीकी जहानत है कि नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपके गाने को सुनकर लोग जो है ना सिर्फ ऊपर ही ऊपर तारीफ़ें कर रहे हैं, अंदर मजाक चल रही है, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर अपने बारे में, हालांकि मेरी भी कुछ आवाज़ ठीक नहीं है, मैं भी बहुत बुरा गाती हूँ। कुछ लोग इतने मतलब जिनके अंदर मौसीकी जहानत होती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती, वो भी गाते हैं एकदम फटे हुए बाँस की तरह, ऐसा गाते हैं कि रोना आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मौसीकी जहानत। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप है जिस्मानी एहतसाबी जहानत, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ठीक है, इसका ताल्लुक जिस्मानी हरकत से होता है, जैसे कि तवाज़न, लचक और तालमेल। मतलब आप अपने बॉडी को किस तरीके से बैलेंस कर पा रहे हैं, बॉडी को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स आप वो देखे होंगे, पतला सा रस्सी होता है और उसी पर चलने वाला काम कितना डिफ़िकल्ट होगा। सोचिए उस पर जो चल लेता है उसकी इंटेलिजेंस, मतलब ये जिस्मानी और एहतसाबी जहानत, उसमें ये इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने बॉडी को बैलेंस कर पा रहा है, एक पतली सी रस्सी पर चल पा रहा है। ठीक है, तो बॉडी से रिलेटेड, मतलब जिस्मानी हरकत से रिलेटेड है ये जहानत, यानी कि बुद्धि। खिलाड़ी, डांसर, अदाकार, सिपाही वगैरह ये इसके एग्जाम्पल है। मतलब कि इन लोगों में इस तरह की बुद्धि ज़्यादा होती है, ये जहानत ज़्यादा होता है। ठीक है, छठा है बैनुल अफरादी जहानत, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, दूसरों के ज़बान व हरकत और रवैयों की समझ से इसका ताल्लुक़ है। जैसे कि माहिर नफ्सियात, काउंसलर, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इस तरह की बुद्धि इनमें ज़्यादा होती है। मतलब कि वो दूसरों के ज़बान व हरकत को, दूसरे लोगों के एक्सप्रेशन को ही देखकर समझ जाते हैं कि आखिर जो आदमी है वो क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए आप जाकर साइकोलॉजिस्ट के सामने खड़े हो गए और वो आपसे कुछ सवाल पूछा, आप बताने जाएंगे, सिर्फ बताने जाएंगे तो आपके एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो दूसरों के ज़बान व हरकत को और रवैयों की समझ जो होती है वो माहिरीन नफ्सियात, काउंसलर और साइंटिस्ट वगैरह में ज़्यादा होती है। ठीक है, सातवां है फितरी जहानत, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकृतिवादी, इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। मतलब कि ये जो इंटेलिजेंस है, इस तरह की बुद्धि जिनमें ज़्यादा होती है, वो नेचुरल, प्रकृति से, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखते हैं कुदरती माहौल से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ताल्लुक़ किससे होता है, कुदरती माहौल, परिंदे, चिड़िए। ठीक है, मतलब कि जो नेचुरल इस दुनिया में पेड़ पौधों से ज़्यादा उनका ताल्लुक़ होता है। जैसे कि किसान, शिकारी, सयाह वगैरह, इनमें ज़्यादातर ये फितरी जहानत होती है। ठीक है, ये प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, नेचुरल चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लास्ट आठवां बुद्धि है, आठवां जहानत वजूदियात जहानत, यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि, इंग्लिश में कहा जाता है एक्सिस्टेंशियलिस्टिक्स। मतलब कि इसका ताल्लुक उस सवाल से है जिसका जवाब मादी दुनिया में बराह रास्त नहीं मिल पाता। नाम ही में इसके वजूदियात जहानत, मतलब कि हम लोग का इस दुनिया में वजूद क्या है, अस्तित्व क्या है, हम लोग इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या इसका जवाब है, नहीं है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का जो जहानत है ख़ास तौर से साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वगैरह में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, हम इस दुनिया में क्यों आए, ये कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, क्यों आए, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग बातें करते हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये एक तरह से सपना है और सपना टूट जाएगा तो फिर क्या होगा, इस तरीके से मालूम होता है क्यों आए। मतलब सोच कहाँ तक जाती है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ तक हम लोग की सोच चली जाती है और फिर जो सवाल क्रिएट होता है उसका जवाब मिल ही नहीं पाता। ठीक है, तो उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर ये ज़्यादा बुद्धि होती है, वजूदियात जहानत। ठीक है, तो ये हो गया आठवां प्रकार। तो बुद्धि के यानी कि जहानत की ये 8 किस्में थी। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये सभी लोगों में बराबर नहीं पाया जाता, किसी में कम, किसी में ज़्यादा पाया जाता है, और इसी वजह से अलग अलग लोगों में डिफरेंसेस पाई जाती हैं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। ठीक है,
तो हो सकता है कि एज अ टीचर आप जिस क्लास में जाएं, किसी में लिसानी ज़हानत ज़्यादा हो, किसी में मुंतकी रियाज़त ज़हानत ज़्यादा हो, और किसी में मौसीकी ज़हानत बहुत ही कम हो लेकिन उसको गाने का शौक़ हो, ठीक है, उसे गाने का मन कर रहा हो लेकिन बहुत ही वो बेकार गा रहा हो। कोई बच्चा ऐसा हो जिसमें बैनुल अफ़रादी ज़हानत ज़्यादा हो, दूसरों की ज़बान व हरकत और रवैये को देख समझ जाता हो कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। जिस्मानी एहतजाब, कोई डांसिंग करने में अच्छा है, कोई मतलब कोई खिलाड़ी है, कोई अदाकार है, ठीक है, तो अलग अलग बुद्धि वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे अपने क्लासरूम में। तो फाइनली ये ज़बान की तदरीस के मसाइल, चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें, और बाकी जो कुछ भी समझाया गया अगर समझ में आया है दैन वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। मात्र और 2 टॉपिक बचा हुआ है उर्दू पेडागोजी के अंदर, 2 दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि उर्दू पेडागोजी का बहुत जल्द ख़ात्मा होने वाला है, पूर्ण रूप से उर्दू पेडागोजी कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मेक श्योर कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि वीडियो अपलोड हो जा रहा है लेकिन आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। इसका कारण ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।